हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। आज मैं आपके सामने कंपनी लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज मैं आप बताऊंगी, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। कंपनी लॉ में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके पेपर में काफ़ी हेल्पफुल होगा और पेपर भी काफ़ी नज़दीक है, तो इसलिए मैं शॉर्ट्स में आपको बता दूंगी। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सबसे पहले हम शॉर्ट्स क्वेश्चन जानेंगे कंपनी लॉ का। पहला क्वेश्चन है, कंपनी की प्रकृति और प्रकारों की व्याख्या करिए। सबसे पहले कंपनी का परिभाषा क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसके प्रकार कौन कौन से हैं, वो आ सकता है। ये शॉर्ट्स में भी आ सकते हैं, लॉन्ग में भी आ सकते हैं। ज़्यादातर ये शॉर्ट्स में क्वेश्चन पूछ लेता है। कंपनी की परिभाषा लिखिए, कंपनी के प्रकार और उसकी प्रकृति के बारे में बताइए। तो कंपनी की जो परिभाषा है वो सेक्शन 220 में बताया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। कंपनी जो है वो ऐसे व्यक्तियों का एक संघ या समुदाय है जो एक संयुक्त कोष में अपने धन या धन के बराबर किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं और किसी सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन के लिए बराबर उसका उपयोग करते हैं। कंपनी क्या होता है, कंपनी जो है वो बहुत सारे संघ या व्यक्तियों का एक संघ है या समुदाय है व्यक्तियों का, जो जिसमें जहाँ एक संयुक्त कोष बनाया जाता है और उसमें सभी व्यक्ति अपने अपने धन को उस संयुक्त कोष में अंशदान करते हैं और उसकी ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग करते हैं। या कंपनी कहे तो कंपनी से तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन या पूर्ण कंपनी विधि के अधीन रजिस्टर्ड निगमित कोई कंपनी होता है। आई होप कंपनी आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कंपनी के प्रकार कौन कौन से हैं। कंपनी के प्रकार है, जैसे इसमें पहला प्रकार है अनिगमित कंपनी, जिसको अनरजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है उसे अनिगमित कंपनी कहते हैं। निगमित कंपनी होता है रजिस्टर्ड कंपनी। असीमित कंपनी, असीमित दायित्व वाली कंपनी। असीमित दायित्व से तात्पर्य यहाँ कहे तो जोखिम उठाने की असीमित क्षमता से है। अर्थात यदि कोई कंपनी जो है वो किसी प्रकार की वित्तीय अड़चन में अगर फंस जाती है तो फिर सदस्य की संपत्ति से कंपनी के दायित्व की भरपाई होती है। उसे ही कहते हैं असीमित दायित्व वाली कंपनी। कि अगर कंपनी के पास बहुत सारे कर्ज हो गए हैं या कोई वित्तीय अड़चन में अगर फंस जाता है कंपनी, तो जो कंपनी का सदस्य है वो अपनी संपत्ति से कंपनी के दायित्व की भरपाई करती है। सीमित दायित्व वाली कंपनी से आशय ऐसी सभी कंपनियों से है जिसका दायित्व जो है वो सीमित होता है। पचमा कहेंगे पब्लिक कंपनी क्या है। पब्लिक कंपनी के गठन के लिए सबसे पहले तो पब्लिक कंपनी के गठन के लिए सबसे पहले तो न्यूनतम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। और पब्लिक कंपनी अपने अंश क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित करती है। फिर है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में गठन जो है वो न्यूनतम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है और इसमें कंपनी द्वारा अंश के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जा सकता। तो ये थे कंपनी के प्रकार। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा अंश पूंजी क्या है। अंश पूंजी और अंश पूंजी के प्रकार की विवेचना करिए। अंश पूंजी जिसको सेक्शन 43 में बताया गया, जिसे शेयर कहा जाता है। कंपनी के लिए अर्थ संग्रहण करना अर्थात पूंजी जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। कंपनी के व्यवसाय एवं व्यापार के संचालन में अंशों का क्या होता है, अहम योगदान रहता है। तो अंश जो है वो एक शेयर है, ठीक है, शेयर कर सकते हैं अंश को। इसमें क्या होता है, जो अगर कंपनी व्यवसाय या कारोबार का संचालन कर रही है तो उसमें अंशों का अहम योगदान होता है। बहुत सारे सदस्य अपने अपने अंश देते हैं, शेयर देते हैं, उससे हमारे कंपनी का व्यापार या व्यवसाय का शुरुआत होता है। अंश के प्रकार कौन कौन से, इक्विटी अंश कहें या प्राथमिकता प्राप्त अंश कहते हैं, ठीक है। इक्विटी अंश और प्राथमिकता प्राप्त अंश, जिसमें प्राथमिकता प्राप्त अंश या जिसे अधिमान्यता प्राप्त अंश कहते हैं। आप या तो पेपर में एक डायग्राम बना लीजिएगा। शेयर, सबसे पहले शेयर लिख लीजिएगा, फिर उसे 2 भागों में
पार्ट कर दीजिएगा, 2 पार्ट कर दीजिएगा। एक तरफ इक्विटी अंश, दूसरी तरफ अधिमान्यता प्राप्त अंश। और अधिमान्यता प्राप्त अंश को भी 3 पार्ट में डिवाइड करिएगा, जिसमें पहला होगा संचयी असंचयी, 2 बट गए। फिर भागीदारी अभागीदारी, ठीक है। दूसरा में, फिर तीसरा में हो जाएगा परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील, और चौथा में मोचनीय अमोचनीय। अधिमान्यता प्राप्त अंश के भी कई पार्ट होते हैं, जिसमें 4 पार्ट हैं, ठीक है। और 4 पार्ट में 2-2 है, जैसे संचयी असंचयी एक साथ लिखना है, ठीक है। और भागीदारी अभागीदारी, परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील, और चौथा हो जाएगा मोचनीय अमोचनीय। आप डायग्राम बना लोगे, शॉर्ट्स क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके नंबर कुछ बढ़ सकते हैं। इक्विटी अंश को साधारण अंश कहा जाता है। इक्विटी अंश से अभिप्राय ऐसे अंशों से है जो अधिमानी अंश नहीं है। इक्विटी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान अथवा परिसमापन की दशा में पूंजी की वापसी तभी होती है जब अधिमानी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान वापसी जो है वो तभी की जाती है जब अंशधारियों को प्राथमिकता प्राप्त अंशधारियों को भांति निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। जो कंपनी का अगर परिसमापन होगा तो पूंजी जो दिया है उसकी पूंजी की वापसी तभी होती है जब अधिमानी अंशधारियों को लाभांश का भुगतान अथवा परिसमापन की दशा में पूंजी की वापसी कर दी गई है, उसे ही इक्विटी अंश कहते हैं। और अधिमान्यता प्राप्त अंश में उसको भी बहुत सारे भाग में बांटा गया, 4 भाग में बांटा गया, संचयी और असंचयी। जब किसी वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं होती है तब लाभांश की ऐसी राशि संचित कहलाती है, ठीक है। और जब असंचयी से अभिप्राय ऐसे अंश से है जिस पर किसी वर्ष में कंपनी को लाभ न होने पर वह लाभांश आगामी वर्षों के लिए संचित किया जाता है, तो उसे ही असंचयी अधिमानी अंश कहते हैं। तीसरा है डिवेंचर क्या है, यानी ऋण पत्र। ऋण पत्र का अर्थ क्या होता है? ऋण पत्र जो है वो कंपनी के द्वारा जनता से लिया गया ऋण का प्रमाण पत्र है, जिसके आधार पर कंपनी जो है वो जनता से क्या लेती है? ऋण लेती है, और उन्हें ऋण के प्रमाण के रूप में एक प्रमाण पत्र जारी करती है, जिसे ऋण पत्र या ऋण प्रमाण पत्र कहा जाता है, जिसको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार परिभाषित किया गया है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। चौथा है हमारा परिसमापन से आप क्या समझते हैं? कंपनी का परिसमापन से आशय जो है, परिसमापन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जब कंपनी को विघटित किया जाता है, समाप्त किया जाता है, या कंपनी को ख़त्म किया जाता है कि कंपनी अब नहीं चलेगी। तो इस स्थिति में क्या होती है, कंपनी की सारी संपत्ति को क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है, और दायित्व की अदायगी कर दी जाती है, और कंपनी के पास उपलब्ध बचत कोष की सभी सदस्यों में उनके अधिकार के अनुसार बांट दिया जाता है। क्योंकि कंपनी का जो निर्माण है वो कंपनी अधिनियम के द्वारा होता है, तो इसका समापन भी कंपनी अधिनियम के द्वारा ही होता है। कंपनी का समापन प्राकृतिक व्यक्तियों की तरह नहीं होता, क्योंकि कंपनी की जो परिभाषा है वो सेक्शन 220 में ही कहा गया है कि यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, अतः इसका समापन भी कृत्रिम व्यक्ति की तरह ही होगा। तो कंपनी समापन का परिसमापन से यही तात्पर्य है। परिसमापन और तथा कंपनी के जो परिसमापन के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाता है जो परिसमापक कहलाता है। जब कंपनी विघटित हो जाती है, ठीक है, ये एक प्रक्रिया है परिसमापक। जब कंपनी विघटित हो जाती है तो उसके सदस्यों की जो अंश होती है उससे दायित्वों की भरपाई की जाती है, और कंपनी के परिसमापन के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति होती है जो परिसमापक कहलाता है। और परिसमापक का कर्तव्य क्या होता है कि वह कंपनी को अपने पूर्ण नियंत्रण में ले तथा उसके अस्तियों को एकत्रित करके उसमें से कंपनी के ऋणों का भुगतान करे, और शेष संपत्ति को सदस्यों में उनके हितों के अनुपात में वितरित कर दे। परिसमापन पूर्ण हो जाने के बाद ही कंपनी का विघटन होता है। परिसमापन के प्रकार
निम्नलिखित प्रकार से कंपनी का समापन किया जाता है, जैसे अधिकरण द्वारा परिसमापन, स्वैच्छिक परिसमापन। अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट्स में बता रही हूँ, इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं डालूंगी, डिटेल में मैं बताऊंगी। 5वां है ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस जो है वो इंटरनेट के जरिए कंपनी की सुविधाओं को कंपनी से संबंधित व्यक्तियों या कंपनियों तक पहुंचाने को ई गवर्नेंस कहते हैं। आज हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप कंपनी खोल रहे हैं तो कंपनी से संबंधित जो भी प्रचार है वो इंटरनेट के द्वारा पहुंचाया जाता है हर जगह पे, तो उसे ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। तो इसमें आप इंटरनेट के बारे में लिख सकते हैं, वहाँ पे ई गवर्नेंस लिख दीजिएगा। ई गवर्नेंस के फुल फॉर्म क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं इंटरनेट के, ये उसके क्या नुकसान हैं, आप ये सब लिख सकते हैं। और ई गवर्नेंस के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे आसानी से प्रमाण पत्र बनवाना है, ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, पैन कार्ड की सुविधा, आधार कार्ड बन सकता है, आयकर रिटर्न फाइलिंग हो सकती है, नौकरी के लिए आवेदन हो सकते हैं, विद्यालय में दाखिले हो सकते हैं। तो ई गवर्नेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ कहाँ ये काम आता है, उसके क्या नुकसान हैं, आप इसमें ये डिटेल में आप लिख सकते हैं। ये शॉर्ट्स में पूछे जाते हैं, आप इतना पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें। 6ठा है हमारा कंपनी का निर्गमन प्रमाण पत्र क्या है। कंपनी का निर्गमन प्रमाण पत्र वही है कि अगर हम कोई कंपनी का निर्माण करते हैं, ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी कर रहे हैं तो 2 या उससे अधिक सदस्य होने चाहिए। अगर हम कोई कंपनी का निर्माण कर रहे हैं तो लास्ट प्रोसेस जो होता है प्रमाण पत्र का, उसे ही कंपनी का निर्गमन प्रमाण पत्र कहा जाता है। कंपनी द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास उपयुक्त प्रलेख भेजे जाने पर, उपयुक्त प्रलेख में कौन कौन सा होता है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन या निगमन के लिए क्या होते हैं, आवेदन पत्र बनाते हैं, ठीक है। उसमें दस्तावेज के साथ रजिस्ट्रार को क्या क्या भेजना होता है, सीमा नियम, कंपनी के अंतर नियम, घोषणा पत्र, कार्यालय का नाम और पता होना चाहिए, निदेशकों का विवरण होना चाहिए, और बहुत सारी जो जानकारियाँ होती है वो होनी चाहिए, और शुल्क होना चाहिए। और लास्ट में जो रजिस्ट्रार जो आपको प्रमाण पत्र देगा, अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट सही रहते हैं तो फिर वो कंपनी का निगमन कर देगा, और उसके लिए उसके रजिस्टर्ड कर देगा, हाँ सब कुछ डॉक्यूमेंट सही है तो कंपनी का निगमन हो जाएगा। तो उसके बदले में जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उसे ही कंपनी का प्रमाण पत्र कहा जाता है। प्रबंध 7वां है प्रबंध अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 7वां क्वेश्चन था प्रबंध अभिकर्ता। प्रबंध अभिकर्ता वही होता है जो जैसे कोई कंपनी बनाता है, ठीक है, और कंपनी का जो मैनेजर होता है उसके लिए एक एजेंट की, जैसे मैनेजर जो है वो खुद का अपना भी एक एजेंट रखता है, ठीक है, कि हाँ वो एजेंट आपको बताएगा क्या क्या मैनेज करना चाहिए कंपनी में, वो मैनेजिंग करने का वो आपको टर्म बताता रहेगा, तो उसे ही प्रबंध अभिकर्ता कहा जाता है। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। परिसमापन क्या है, ई गवर्नेंस क्या है, कंपनी का निर्गमन प्रमाण पत्र क्या है। जैसे परिसमापन आप लिख दोगे कंपनी का समापन कैसे किया जाता है, ठीक है। उसमें आप परिसमापन 2 प्रकार से होते हैं, उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस वही ई शासन मतलब इंटरनेट का क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं, कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं। आप इंटरनेट के बारे में कुछ, पहले तो आप इंटरनेट के बारे में कुछ पॉइंट लिख दीजिएगा, फिर उसके फुल फॉर्म लिख देना, फिर उसके फ़ायदे लिख देना, नुकसान लिख देना, किन किन माध्यमों में ई गवर्नेंस का उपयोग किया जाता है आप वो लिख दीजिएगा। कंपनी का निर्गमन प्रमाण पत्र क्या है, तो ये कंपनी का जब निर्माण होता है, उसका निर्माण होने वाला होता है, मतलब रजिस्टर्ड नहीं हुआ होता है, तब सबसे लास्ट में जो प्रोसेस होती है प्रमाण पत्र का, उसे ही कंपनी का निर्गमन प्रमाण पत्र कहा जाता है। कंपनी का जो निर्माण अगर कोई करता है तो रजिस्ट्रार के पास आवेदन देना होता है। कंपनी के निर्माण के समय रजिस्ट्रार के पास आवेदन देना होगा। आवेदन में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सीमा नियम, अंतर नियम, घोषणा, शुल्क, निदेशक कौन होंगे कंपनी के, उसके बारे में पूरा विवरण चाहिए। और लास्ट में रजिस्ट्रार को अगर लगेगा कि हाँ ये सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो आपको प्रमाण पत्र वो दे देगा कि आपकी कंपनी क्या हो गई, रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है।
अब है परिसमापक कौन है। परिसमापक मैंने बताया कि जो कंपनी के जो निदेशक चुने जाते हैं, प्रयुक्त प्रशासक चुने जाते हैं कंपनी का परिसमापन करने के लिए, उसे ही परिसमापक कहा जाता है। संगम ज्ञापन किसे कहते हैं, यानी इसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मतलब सीमा नियम, इसे मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी, काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये। तो सीमा नियम और अंतर नियम क्या होते हैं, तो संगम ज्ञापन किसे कहते हैं। संगम ज्ञापन को यानी सीमा नियम को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 256 के अंतर्गत कंपनी के सीमा नियम को क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार क्या हुआ, कंपनी के सीमा नियम से आशय कंपनी के उस सीमा नियम से है जो पिछले कंपनी विधान के अंतर्गत या कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत मूल रूप से बनाया गया है अथवा समय समय पर संशोधित किया गया है। ठीक है। कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के निगमन के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि कंपनी के प्रवर्तक उस कंपनी का सीमा नियम तैयार करे। अगर कंपनी का निगमन होने जा रहा है, रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, तो सबसे पहले यह आवश्यक होता है कि कंपनी का जो प्रवर्तक है उस कंपनी का सीमा नियम तैयार करे और अन्य दस्तावेजों के साथ उसे रजिस्ट्रार के पास भेजे। इस प्रलेख में होना क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो कंपनी के कार्यक्षेत्र के विषय में तथा अन्य संस्थाओं से उसके संबंधों के बारे में स्पष्ट विवरण दिया होना चाहिए। कार्यक्षेत्र किस बारे में कंपनी आप खोल रहे, किस काम के लिए आप कंपनी खोल रहे, उसके विषय के बारे में वर्णन होना चाहिए। और अन्य संस्थाओं से उसके संबंधों के बारे में, कौन कौन से संस्था से उस कंपनी का संबंध है उसके बारे में विवरण होना चाहिए। और जो अंशधारी है, ऋणदाता है और कंपनी के संपर्क में आने वाले उससे व्यवहार करने के इच्छुक अन्य व्यक्तियों का आवश्यक मार्गदर्शन करता हो। तो ये थे कंपनी के सीमा नियम। कंपनी का सीमा नियम जो है वो संशोधित किया गया हो, जिसको धारा 256 में बताया गया है। और अगर हम किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे तो सबसे पहले हमें कंपनी का सीमा नियम का प्रारूप तैयार करके रजिस्ट्रार के पास भेजना होता है। 10वां हमारा क्वेश्चन है, व्यक्तिगत कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर स्पष्ट करिए। व्यक्तिगत कंपनी का गठन के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। आप इसमें 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। पहला है, प्राइवेट कंपनी यानी व्यक्तिगत कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों का होना आवश्यक है। व्यक्तिगत कंपनी के सदस्यों के अधिकतम 50 या 200 सदस्य हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी द्वारा यानी व्यक्तिगत कंपनी द्वारा अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता है। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशक हो सकते हैं। और पब्लिक कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम 7 सदस्यों का होना आवश्यक है। पब्लिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। पब्लिक कंपनी अपने अंश क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशकों का होना आवश्यक है। और लास्ट पॉइंट है, प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा क्या होता है, उसका परिसमापन कराया जा सकता है। लेकिन पब्लिक कंपनी में उसके सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाने पर भी न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन कराया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी द्वारा जनता को अंश एवं ऋण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी द्वारा जनता को अंश एवं ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं। तो ये थे हमारे उसके अंतर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के। 11वां क्वेश्चन है हमारा, निदेशक कौन है और निदेशक के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या है। निदेशक का अर्थ पहले लिखेंगे हम लोग। विधि के अंतर्गत कंपनी को वैधानिक व्यक्तित्व प्राप्त है, परंतु वह प्राकृतिक व्यक्ति न होने के कारण उसका कोई भौतिक शरीर या मस्तिष्क नहीं होता है कंपनी का। अतः यह एक क्या है, अमूर्त व्यक्ति होने के कारण कंपनी स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती है, वरन उसके कार्य कुछ वास्तविक व्यक्ति ही करते हैं, जिन्हें निदेशक कहते हैं। प्रत्येक कंपनी में निदेशकों का होना आवश्यक होता है। प्रत्येक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशकों का होना आवश्यक है।
कंपनी का निदेशक जो कंपनी का चला सकता है, ठीक है, जो दिशा निर्देश करे उसे ही, जिसको धारा 100 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 के अनुसार कंपनी के पद पर केवल व्यक्ति ही नियुक्त किए जा सकते हैं तथा किसी भी कंपनी, फर्म या सम्मिलित संस्था को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा निदेशक कौन है और निदेशक के अधिकार और कर्तव्य कौन क्या क्या है। सबसे पहला निदेशक के अधिकार को नोट कर लीजिएगा। पहला है सभा बुलाने का अधिकार। दूसरा है कंपनी के लिए कर्ज लेना तथा विनिवेश करना। तीसरा है कंपनी के लाभांश की घोषणा करना। चौथा, कर्मचारियों को बोनस देने का अधिकार। पांचवा है कंपनी के नाम पर अंश, ऋण पत्र सहित अन्य प्रतिभूतियों को जारी करना। छठा है बकाया अंशों पर पैसे मंगाने का अधिकार। अंशों के हरण का अधिकार। ये थे निदेशक के अधिकार। फिर निदेशक के कर्तव्य कौन कौन से। पहला है कंपनी पार्षद अंतर्नियम के नियमों का पालन करना कर्तव्य। कंपनी के उद्देश्य के अनुरूप काम करना। साफ नियति से कार्य करना। गोपनीय लाभ न कमाना। कंपनी की आंतरिक बातों में गोपनीयता बनाए रखना। किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र न्याय करना। कंपनी तथा अंशधारियों के हितों की रक्षा करना। ये थे हमारे निदेशक के अधिकार और निदेशक के कर्तव्य। हमारा 12वां क्वेश्चन है अंतर नियम और सीमा नियम में अंतर स्पष्ट करें। मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट टॉपिक में आपको सारे अंतर मैं बता दूँ, एक डिटेल में मैं वीडियो बना दूँगी अंतर नियम में, तो आप वहाँ से आप देख लीजिएगा। अब हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पहला है उन परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए जिसके अंतर्गत संगम ज्ञापन के नाम, वाक्य एवं उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा है अंश की परिभाषा दे दीजिए, जो मैंने आपको पहला शॉर्ट में बता चुकी हूँ अंश क्या होते हैं, अंश कितने प्रकार के होते हैं, उसका एक डायग्राम बना दीजिएगा, वैसे हो जाएंगे आपके ये लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ा कर दीजिएगा। तीसरा है स्वैच्छिक परिसमापन क्या है, ऋणदाताओं द्वारा कंपनी का परिसमापन कैसे होता है। चौथा हमारा टॉपिक क्वेश्चन है कंपनी निदेशकों का चयन किस प्रकार किया जाता है और उनकी क्या शक्तियां एवं कर्तव्य होते हैं। तो ये 4 हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे लॉन्ग क्वेश्चन में। शॉर्ट्स क्वेश्चन में आपको डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपके पेपर के लिए हेल्पफुल होगा और मैं ये सारे टॉपिक की वीडियो में डिटेल में बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर हैं, तो उनके लिए मैं शॉर्ट्स में ये क्वेश्चन बना दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी सारे अंतर बना दूँ और 1-2 सिद्धांत है वो मैं आपको बता दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।